नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और चलिए शुरुआत करेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त प्रदेश की जनता के नाम संबोधित कर रहे हैं और कोरोना को लेकर सरकार की क्या तैयारी है उसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि आप ही के सहयोग से कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। लॉकडाउन के पहले चरण में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता का आभार जताया है। साथ ही 21 अप्रैल को एक बार फिर से मुख्यमंत्री समीक्षा करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नियंत्रण वाले जो जिले हैं जहां पर कोरोना की नियंत्रित स्थिति है वहां पर छूट देने की सरकार योजना बना रही है। प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। लॉकडाउन के प्रथम चरण में आपने जो संयम, आत्मविश्वास और जागरूकता दिखाई है, उन सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। छत्तीसगढ़ में यह लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। 21 अप्रैल को हम कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करेंगे और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे। जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए यह आवश्यक है हम अपने जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। हम नियमित रूप से मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दें। जितनी जल्दी आपका ज़िला कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण में रखेगा उतनी जल्दी आपको लॉकडाउन में छूट देने पर विचार किया जा सकेगा। हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला अवसर है, किंतु यही समय है हम अपने आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। मैंने पहले भी कहा था कि संकट की इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। हमने राज्य में 56 लाख राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया। इनमें से लगभग सभी लोगों को 2 माह का राशन निःशुल्क प्रदान कर दिया गया है। नए राशन कार्ड बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमने यह भी तय किया है कि ऐसे ज़रूरतमंद जिनके पास वर्तमान में किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 1 माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से श्रमिक या कामगार आए हैं और यहाँ के विकास में, निर्माण में लगे हैं। मैं उनकी कठिनाई को समझता हूँ। उन्हें अपने घर जाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक छत्तीसगढ़ को ही अपना घर समझें। आपके भोजन और अस्थायी आवास का पूरा प्रबंध राज्य सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक भाई बहन उत्तर भारत, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों में हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो वहीं रहें। वहाँ की राज्य सरकारों से हमारी चर्चा लगातार हो रही है। वो आपके भोजन और आवास का सभी प्रबंध कर रहे हैं। मैंने इसके लिए हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है जो लगातार ऐसे लोगों की मदद के लिए संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। यहाँ रह रहे परिवारजनों के लिए भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उनका भी ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए एम्स रायपुर और जगदलपुर के अलावा अब मेडिकल कॉलेज रायपुर में भी सैंपल टेस्ट की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इससे हमें ज़्यादा टेस्ट करने में मदद मिलेगी। संकट के इस समय में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं उनके इस सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद में यह अनुरोध है कि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं, यह लड़ाई
आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। धन्यवाद। कोरोना महामारी से आज दुनिया के ज्यादातर देश त्रस्त और परेशान हैं। लगातार लोगों की जानें जा रही है और हालात कब नियंत्रण में आएंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हालात नियंत्रण में आ भी गए तो सामने एक और चुनौती और समस्या खड़ी दिखाई देती है और वो है मंदी की चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं और इसकी वजह से दुनिया भर में करीब 1930 की महामंदी के बाद सबसे बड़ी ऐसी मंदी चुनौती दिख रही है, मंदी की चुनौती। आईएमएफ ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 2020 में 2% से भी कम यानी कि 1.9% पर रहेगी। हालांकि ये रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। अमेरिका सहित अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय सिकुड़ जाएगी। और देखिए, आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से ऑटोमोबाइल उद्योग, पर्यटन उद्योग, शेयर बाजार और दवा कंपनियों सहित कई सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ आईपीएल बल्कि देश दुनिया के बड़े बड़े समारोह भी टाल दिए गए हैं। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ता दिख रहा है। कोरोना वायरस के चलते भारतीय शेयर बाजार ने भी गिरावट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों का बुरा हाल है। देश में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार मिलता है। इसके बाद हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में रोजगार मिलता है, न कि आईटी सेक्टर से। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का काम प्रभावित हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा है। कुल मिलाकर कोरोना से जैसे तैसे निपटने के बाद दुनिया का एक नया संघर्ष शुरू होगा। अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था कई सारे संकट पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर भारत सहित सभी देशों को एक नए संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले अभिषेक शुक्ल, हमारे न्यूज एडिटर एंकर के तौर पर हमारे साथ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और अभिषेक के साथ कुछ मेहमान रहेंगे। रविंद्र ब्रह्मे जो कि अर्थशास्त्री हैं, वेगेंद्र सोनबेर जो कि किसान नेता है और राधाकृष्ण सुंदरानी कार्यकारी अध्यक्ष है चैंबर ऑफ कॉमर्स के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक, सबसे पहला मैं आप ही से सवाल करूंगा और उसके बाद आप इन मेहमानों से जानिए कि आने वाले समय में किस तरह का संकट रहेगा, अर्थव्यवस्था की किस तरह गति होगी, क्या चुनौतियां रहेगी मंदी को लेकर, किसानों को लेकर, देश को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। बिल्कुल दीपक, शुक्रिया। दीपक, चुनौती तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और हालांकि दुनिया ने इससे पहले भी कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना किया है। जैसे आप बता रहे हैं, महामंदी आई थी 1930 में, या फिर विश्व युद्ध जैसी चुनौतियों के बाद भी अर्थव्यवस्था दुनिया की उभर कर आई थी। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सरकारें प्रयास कर रही है अपने स्तर पर। जरूरत इस वक्त है एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने की। वो रणनीति क्या हो सकती है, कैसे लोगों को आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेजेस दिए जा सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा अहम है। इसी पर हम खास विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। पहला, वेगेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कोरोना के दौरान हमने देखा सारी चीजें गैर जरूरी लगने लगी, लेकिन जो किसान दे रहा है हमें, वो सबसे अहम लगने लगा। किसानों की फसलों को किस तरीके से मौजूदा दौर में राहत दी जा सकती है, आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जा सकता है, उनको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जिन्होंने किसानों को इतनी बड़ी सम्मान के दृष्टिकोण से देखा। सबसे पहली बात, आज लॉकडाउन जब घोषणा हुई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो पूरी जनता जो है, ना तो बड़े बड़े शोरूम, जो गाड़ी के शोरूम है या कपड़े के शोरूम है या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है या मोबाइल के शोरूम, उस तरफ कोई नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ गए हैं तो अनाज या किराना की दुकान की तरफ। बिल्कुल। और चाहे टाटा हो या बिरला हो, टाटा लोहा बनाता है पर लोहा खाता नहीं है, खाता अन्न है। बिरला सीमेंट बनाता है पर सीमेंट नहीं खाता, खाते अन्न है। और आज अन्नदाता किसान, जो चाहे अपन बोल ले, दूध उत्पादक किसान, अनाज उत्पादक किसान, सब्जी उत्पादक किसान एवं अन्य जो भी किसानी के क्षेत्र में हमारे किसान भाई लोग
इस देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहे हैं, उनके साथ आज थोड़ी सी भी सहानुभूति मुझे शासन की ओर से नहीं दिख रही है, क्योंकि आज किसानों की तत्कालिक फसल पक के तैयार है और ये 20 दिन बीतने के बाद अभी थोड़ी सी उम्मीद जागी है, किसानों को रिलैक्स दिया गया है। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि किसानों को आवश्यक सेवा में डाल के किसानों को कुछ तो राहत देनी थी, ताकि किसान अपनी फसल को संचय कर लेता। पकी हुई फसल जो है आज झड़ के खेत में बिखर चुके हैं और इसके बाद हमारी रबी फसल जो हम लोग अभी धान की फसल हमारी वो भी सर पे तैयार है, कट के पक के तैयार है। तो इसके लिए भी हम शासन से आग्रह करेंगे कि इसकी भी खरीदी की व्यवस्था की जाए। फसल कटाई के लिए तो आधुनिक युग है, मशीन का सहारा है, तो फसल काट लेंगे किसान, पर इसके लिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था राज्य शासन अपने अपने किसानों को देने की व्यवस्था करे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। जी, निश्चित रूप से किसानों के लिए ये बड़ी अहम चीज है और किसान आधार है हमारी अर्थव्यवस्था का, इससे इनकार नहीं कर सकते। राधाकृष्ण सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं। राधाकृष्ण जी, किस तरीके से नुकसान, पहले तो ये बताएं, आप लोगों को इस दौरान उठाना पड़ा है, क्या आने वाले समय के लिए तैयारियां हैं आप लोगों की? नमस्कार अभिषेक जी। बहुत बड़ी बात है कि हमारा देश और पूरा विश्व, हमारा प्रदेश कोरोना महामारी से त्रस्त है और सबको धन्यवाद है मोदी जी को और धन्यवाद है भूपेश बघेल जी को, जो हमारे देश और प्रदेश की बागडोर को इस तरीके अच्छे तरीके से संभाल कर हमारे रक्षा कर रहे हैं। मैं किसानों के लिए जो किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं। किसान संपन्न रहेगा तो हमारा व्यापारी संपन्न रहेगा। लेकिन अभी क्या किसानों का जो सब्जियां उग रही है, जो अन्न आ रहा है, क्या वो खरीदा जा रहा है? सरकारों के पास खरीदने के लिए उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। तो वो जो सब्जियां बिक नहीं रही, मार्केट में आ नहीं पा रही है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। हमारे व्यापारी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो फूड सप्लाई कर रहे हैं, वो 24 घंटा मेहनत करके लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया करा रहे हैं। लेकिन बाकी जो व्यापार है पूरी तरीके से ठप पड़ा है। उस किसान के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 40 लाख ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं जिनका सरकार कोई ख्याल नहीं रख रही है। व्यापारी, मोदी जी ने कल कहा है कि किसी को नौकरी से न निकाले। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि हमारे देश की जनता का जो नौकरी का भी वो ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जो हमारे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, वो बहुत गंदी स्थिति में है और पिछले 3-4-6 महीने से बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। ऊपर से कोरोना इस बीमारी ने पूरी तरीके से व्यापार को बंद कर दिया है। आज छोटा मध्यम व्यापारी घर में अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है। तो उस चीजों का हम क्या करें? दूसरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कोरोना कारण से कि छत्तीसगढ़ में जितनी शादियां, जो 500-700 शादियां होनी थी, 5-7 हजार शादियां होनी थी, वो कैंसिल हो गई। एक शादी कैंसिल होने से कई सारे व्यापार, सिर्फ फूड का व्यापार नहीं होता, कई सारे व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, मोबाइल व्यापार, गाड़ियों का व्यापार, प्लाईवुड का व्यापार, हर चीज का, फर्नीचर का व्यापार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आने वाला समय जो अभी जो हमारे 3 महीने के अंदर 40% व्यापार हो जाना चाहिए होता है अप्रैल, मई और जून में, जो नील हो गया, वो होना नहीं है। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा और दूसरे दिन से लोग टीवी खरीदने आ जाएंगे, दूसरे दिन से लोग फर्नीचर खरीदने आ जाएंगे, मोबाइल खरीदने आ जाएंगे, गाड़ियां खरीदने आ जाएंगे। ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। आने वाला 2 साल हम जैसे मध्यम व्यापारियों की बहुत दुर्गति होने वाली है। ये एक बड़ी समस्या निश्चित रूप से आपने बताई। रविंद्र ब्रह्मे जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र जी, आपने बहुत सी स्टडी की है, 1930 की महामंदी भी आपने पढ़ी होगी, कैसी दुनिया निकली इससे, या विश्व युद्ध के दौरान जो आर्थिक मंदी आई थी, रिसेशन की पीरियड से। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है क्या होना चाहिए ताकि साथ साथ जो व्यापार है, किसान है, सभी को साथ लेते हुए आगे बढ़ा जा सके? अभिषेक जी, ये निश्चित रूप से ये जो महामारी आई है इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, हमारा देश भी प्रभावित हुआ है और हमारा राज्य की भी जो अर्थव्यवस्था है
ये बहुत ही जो है प्रभावित हुई है। और ये निश्चित रूप से पहले से ही जो है एक मंदी स्लो डाउन था, इकोनॉमी में स्लो डाउन था, और हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इस मंदी से दूर जाएंगे। और वैसी स्थिति में ये जो है महामारी के कारण जो संकट आया है, तो इसका बड़ा ही एक बड़ा जिसे बहुत तीव्र जो प्रभाव है जो है पूरे व्यापार से लेकर के, और जो है अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र जो आप देखेंगे, प्रत्येक क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए यदि आप देखेंगे कि जो एरियाज हैं जिन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो जब हमें उनके लिए यदि किसी को यदि नीतियों का निर्माण करना होगा कि किस प्रकार से हमें सहायता पहुंचानी है, तो देखिए हम पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको उसका ध्यान रखा जाए। ये मतलब एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक नियम होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी जो अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र हैं उन पे जो प्रभाव है वो भी अलग अलग पड़ा है। किसी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, या किसी पे थोड़ा कोई भी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो है क्षेत्र अछूता तो नहीं है। तो नीतियां उस तरीके से बनना चाहिए, और कि किस प्रकार से इस प्रभाव को हम जो है कम कर सकते हैं, किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। जहाँ तक खेती की बात है और जो किसानी की बात है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अभी फसल आ गई है, तो यदि ये इस प्रकार का पूरा एक देखा जाए कि मुझे लग रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोरोना का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। वहाँ पे शहरों में भी जहाँ आप देखें वहाँ पर है कोरोना का प्रभाव है। तो किस प्रकार से हम ये चरणबद्ध ढंग से जो चर्चा हो रही है, नीतियां भी बना रहे हैं इसके बारे में, 21 तारीख को फिर से इसका कहने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पे किस प्रकार से यदि स्थिति है उस स्तर पे लॉकडाउन को कम करके उनको जो है राहत दी सकती है, जिस प्रकार से कि जो है ये जो साइकिल है, जिसे हम कहते हैं कि एक पूरा अर्थव्यवस्था का साइकिल होता है कि उत्पादन, फिर आय और फिर इनकम। तो इस प्रकार से ये साइकिल को प्रारंभ करने का, मैं कहूँगा कि आर्थिक जो साइकिल है, आर्थिक जो चक्र है, उसको फिर से प्रारंभ करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और तत्काल जो जिन क्षेत्रों में वहाँ प्रभाव कम है वहाँ से उसको प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जैसे व्यापारियों को कहा गया, बड़े जो उद्योगपति हैं कि उनको वो बड़ी जो यूनिट है उनको प्रोडक्शन यदि आप करेंगे तो उनको जो बाहर कहाँ भेजेंगे, दूसरे पूरे प्रदेश में है, उनको ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। पर ये देखें कि हम अपने राज्य के अंदर खासकर जो किसान की बात है या उनकी फसल की बात है, यहाँ पे लेके बहुत तत्काल एक रणनीति बन सकती है कि इनको किस प्रकार से जो है सुविधा मुहैया कराई जाए। बिल्कुल ब्रह्मे जी, पहले भी जब रिसेशन का पीरियड आया था 2008 के दरमियान, तब भी कहा गया था कि भारत पर कम असर इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस पर आधारित है। क्या इस वजह से भी हम इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से निकल सकते हैं? जिस विकास की जिस ध्यान देने की बात आप बोल रहे हैं, क्या गाँव से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, वो जो 2008 का जो रिसेशन था, वो जो था वो फाइनेंशियल रिसेशन था। एक्चुअली अमेरिका का वित्तीय जो था, बैंक फेल हो रहे थे और वो फाइनेंशियल रिसेशन का प्रभाव पड़ा था यहाँ पे, जिसको हम की जो मूल जो कहते हैं ये उत्पादन वस्तुओं, इस पे जिसको हम फिजिकल इकोनॉमी कहते हैं, इस पे पड़ा था। वास्तविक अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल का प्रभाव वास्तविक अर्थ पड़ा था। अभी स्थिति बिल्कुल अलग है। अभी स्थिति ऐसी है कि ये सारे सेक्टर पे प्रभाव पड़ा है। तो वो जो 2008 का प्रभाव था उससे निकलना कहीं आसान था, और अभी जो है अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम इसकी, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से आप बाहर माल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर दूसरे राज्यों में माल भेज नहीं सकते, तो अपने जो स्टेट के लेवल पे जो इकोनॉमी है उसको सुधारने का प्रयास निश्चित रूप से अभी रूरल एरिया से होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात यहाँ पर कही। रविंद्र वेंकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, किसानों की बात यहाँ आप कर रहे थे, क्या आपके हिसाब से आने वाले समय में होना चाहिए? रविंद्र ब्रह्मे जी भी बोल रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शुरुआत की जाए, किसानों से की जाए। जी ठीक बोल रहे हैं ब्रह्मे जी। किसानों को मार्केट नहीं है आज भी। आज सब्जी उत्पादक किसान 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो में अपनी भिंडी को बेचना पड़ रहा है, उसको टमाटर उसको 5 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा है, धनिया उसको 8 से 10 रुपए किलो में पत्ती वाला धनिया बेचना पड़ रहा है।
इसी प्रकार जैसे हमारे केला उत्पादक किसान, फल उत्पादक किसान, वो भी अपने केले के फसल को औने पौने दाम पे बेच रहे हैं, और या नहीं तो फसल तैयार है तो उसको क्या donate कर मिलना रहे हैं क्या लोगों चाहिए को। आने वाले समय में? जी आने वाले समय में किस तरीके से उनको सहायता मिलनी चाहिए कि वो मजबूत हो सकें? जी, मैं ये चाहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि शासन जो है मनरेगा को कृषि से जोड़ दे, जिससे मनरेगा के मजदूरों को भी मजदूरी मिल जाएगी और किसानों को भी उसका लाभ मिल जाएगा। ये एक पहला मदद हो सकता है। दूसरा, किसानों के उपज के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराएं, मंडी अधिनियम को अक्षरशः पालन करवाएं, और अन्य जहां जहां पे कृषि बेस उद्योग है उसको भी प्रोत्साहित करके किसानों को उससे मर्ज कर दे, तो किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। और कमोबेश भारत की भी स्थिति अपन देखें तो कृषि ग्रामीण परिवेश में आधारित जिंदगी जीते हैं हम लोग, पूरे भारत के लोग। तो निश्चित तौर पे जब ग्रामीणों को लाभ होगा तो निश्चित है भारत जो है थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था भी समृद्ध होगी। तो सही बात है। और राधाकृष्ण सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं। तो सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए आने वाले समय में किस तरीके की मदद या कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, अभी आज की पोजीशन में जो व्यापारों की पोजीशन है आने वाले 2 साल में सुधरती हुई दिख नहीं रही है। अभी डायरेक्ट में ईएमआई जो है इन्होंने 3 महीने की छूट दी है, उसको 12 महीने की छूट देनी चाहिए। कम से कम 3 महीने उन सभी लोन्स के, जो टर्म लोन है, गाड़ियों के लोन है, मकानों के लोन है, उसका इंटरेस्ट भारत सरकार को अपने फंड से जमा करना चाहिए। और जीएसटी में कुछ ऐसा छूट बनाए ताकि जो जीएसटी पटा रहे हैं उनमें से कुछ मिले, क्योंकि हम अपने स्टाफ की, जो व्यापारियों के स्टाफ को हम तनख्वाह भरना देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज छोटे से छोटा व्यापारी, कोई ना कोई व्यापारी 5 परिवारों उसके साथ अटैच है। कोई मध्यम वर्ग का व्यापारी है जो उद्योगपति है, उसके साथ 20 परिवार जुड़े हुए हैं, या बड़े उद्योग हैं जिसमें 100 परिवार जुड़े हुए हैं। तो उनकी तनख्वाहें भी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन व्यापारियों को अगर सहायता नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये व्यापारी व्यापार बंद करके उनको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। बहुत बुरी पोजीशन में है व्यापार, और आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं कि साल 2 साल उस व्यापार में कुछ सुधार होना है। अभी तक 30,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में व्यापार का नुकसान हो चुका है, और ये 40% है। अप्रैल मई जून का ये व्यापार है, और जरूरी नहीं कि 30 जून तक ये कोरोना वायरस का महत्व खत्म हो जाए और हम व्यापार के दृष्टि से तेजी से जुलाई में हम लोग काम करना तेजी से शुरू कर दें कि जो फरवरी में जो पोजीशन थी वो जुलाई में चालू हो जाए। ऐसा लगता नहीं है। आने वाला 2 साल बहुत भयानक लंबी स्थिति है। स्ट्रेटजी बनानी होगी आपके मुताबिक, ये बहुत अहम बात है रविंद्र जी। लंबी स्ट्रेटजी बनानी होगी, सभी का मानना है, क्योंकि कब ये महामारी खत्म होगी कहना मुश्किल है। जो है लोगों, छोटे गरीब तबकों के साथ साथ, किसानों के साथ साथ मध्यम वर्गियों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी आपको लगता है, और इसके लिए कोई एक लंबी रणनीति बनानी होगी, लंबी छूट देनी होगी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी जब लॉकडाउन हटाने की चर्चा हुई, इस बीच उद्योगपतियों से बात किया गया, उनसे मंगाया गया कि भाई आप अपने उद्योग को फिर से प्रारंभ करें, उत्पादन प्रारंभ करें, पर वो उद्योगपतियों ने अभी यहाँ पे मना किया, इसलिए कि जब वो उत्पादन करेंगे और जब उसे बेच नहीं पाएंगे, यहाँ से राज्य के बाहर नहीं जा पाएगा, तो वो उत्पादन क्यों करेंगे? तो दैट इज स्टैंड स्टिल हो गया, वो रुक गया। तो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को पुनर्जीवित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी अपने स्टेट के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि जो रूरल एरिया जो बहुत इफेक्टेड नहीं है, वहाँ से किस प्रकार से आप जो है इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, और वो फिर जो है व्यापार फिर धीरे बढ़े और ये आएगा। तो मैं 2 साल की स्थिति तो मैं इकोनॉमी के लिए नहीं देख रहा हूँ, पर ये 1 साल 2021 के बाद नेक्स्ट ईयर स्थिति अच्छी होनी चाहिए जो है इकोनॉमी की, और जो प्रेडिक्शन भी आ रहा है सबके कि नेक्स्ट ईयर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस मैं अपने ये एक आर्थिक जो चक्र है ये जहाँ पे है, इसको तोड़ने के लिए कहाँ से स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा था। तो वो निश्चित रूप से कहीं पर जाके ग्रामीण क्षेत्र पे, और जो है ये बिल्कुल, और ये कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, ये बहुत अहम यहाँ पर है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है बहुत सारी जो समस्याएं आप लोगों ने बताए हैं, सुझाव बताए हैं,
सरकारों तक ये बातें पहुंचेंगी और निश्चित रूप से वो रणनीति बना ही रही है, रोज समीक्षा हो रही है, बैठकें हो रही हैं। उनके दिमाग में भी कुछ रणनीति राहत देने के लिए हो रही होगी सभी के लिए, चाहे किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो, सभी को राहत देने की कोशिशें सरकारों की तरफ से निश्चित रूप से हो रही होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द ये महामारी से हम जीत जाएंगे और एक बार फिर से सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अभिषेक। और ये चर्चा से हम अगर सार निकालें तो एक बात साफ है कि जल्द ही कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं उससे निपटने के बाद एक बड़ी जंग और एक बड़ी चुनौती होगी मंदी की चुनौती, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती, शेयर मार्केट का क्या हाल होगा और तमाम हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो क्या हाल होगा। ये एक बड़ी चुनौती रहेगी और इसमें उभरने में कितना वक्त लगेगा ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा के इस खास सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।